नमस्कार। जेएमडी न्यूज आज जनता का फैसला का महा कवरेज लगातार दिखा रहा है, विश्लेषण भी कर रहा है। बात हम केवल 5 राज्यों के चुनाव की ही नहीं, पंचायत चुनाव की भी कर रहे हैं। और अब तक जो रुझान हैं, मैं रुझान बात करूंगा, लेकिन अगर रुझान को ही मान लिया जाए तो पश्चिम बंगाल में सीधे तौर पर टीएमसी ने बहुमत हासिल कर लिया है। बल्कि बहुमत ही नहीं हासिल किया, अपनी पुरानी साख को बरकरार रखने में भी कामयाबी हासिल कर ली है रुझान में। हालांकि एक झटका सा है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पीछे है। झटका बीजेपी को भी है। उनके मंत्री बाबुल सुप्रियो, लाकेट चटर्जी, तपन स्वप्नदास, ये सब चुनाव हार रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि बीजेपी कह रही है धैर्य रखिए, लेकिन फासला इतना है कि ये धैर्य की सीमा कहाँ तक चलेगी ये देखना है। दूसरी चीज, अगर हम तमिलनाडु में चले, वहाँ पर साफ बहुमत के साथ डीएमके की सरकार बनी दिख रही है। केरल में एक बार फिर एलडीएफ पर जनता ने मोहर लगा दी है। हालांकि वहाँ पर यूडीएफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, उसने भी अपनी बढ़त बनाई है। असम में निश्चित रूप से बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। और अगर आप पुडुचेरी में चले आइए तो वहाँ पर 30 सीटें हैं और उन 30 सीटों में जो एनडीए माने बीजेपी और यूपीए में टक्कर है, लेकिन एनडीए ने बढ़त बना ली है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 5 राज्यों का ये विश्लेषण। जहाँ तक हम यूपी पंचायत चुनाव की बात करें तो कतिपय कारणों से मतगणना में देरी, उसके कई कारण हैं। बैलेट पेपर है जिन्हें ठीक करना है, फिर गिनती करना है और प्रोटोकॉल का पालन करना है, राजनीतिक हुजूम का सामना करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को दूर करना, तमाम कारण हैं। इसलिए वहाँ के नतीजे बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। हालांकि ये जो 5 राज्यों में उसमें भी नतीजे देरी से आ रहे हैं, लेकिन जो रुझान दिख रहा है वो सबसे जो है विषम है। मैं सबसे पहले आज इसी पर चर्चा करने के लिए अपने साथ स्वागत करता हूं वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब के संरक्षक, और सच बात तो ये है कि जिन्होंने एक नहीं अनेक चुनाव नज़दीक से देखे हैं, शरद वाजपेयी का। और उनसे हम ये जानेंगे कि क्या है रुझान, कैसे पलट रही है बाजी, इन सब पर। तो मैं एक बार फिर शरद जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शरद जी, जरा हमको ये समझाइए, सबसे ज़्यादा बंगाल की बात करेंगे। बंगाल में सारी ताकत बीजेपी की जोड़ दी गई, झोंक दी गई। प्रधानमंत्री ने 23 रैलियां की और साथ में नड्डा वहीं पड़े रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने तो मकान तक वहाँ खरीद लिया। गृह मंत्री ने अपनी साख लगा दी, ये कहा महीने में तो 1-2 बार आएंगे। सारी मशीनरी झोंकने के बावजूद और कह रहे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ममता को इस तरीके से वहाँ पर संबोधित किया जाने लगा। क्या है इसके मायने और बीजेपी को क्यों वहाँ पर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, वहाँ जहाँ तक बंगाल के चुनाव की बात की जाए, जैसा भाजपा पिछले चुनावों में करती रही है लोकसभा में कि भाजपा बनाम अन्य, तो बंगाल का चुनाव ममता बनाम अन्य था। तो उसमें जितने लोग भी थे वो लड़ रहे थे ममता से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी के ने तो पूरी ताकत लगा दी, एक लोकसभा चुनाव की तरह उसको लड़ा। लोकसभा क्या कहा जाए, पंचायत चुनाव की तरह लड़ा कि जैसे घर घर जाने वाला होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष
गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और कई प्रदेशों के कितने मंत्री और सांसद विधायक लगे थे, जिसकी संख्या नगण्य है। इतनी संख्या है उसकी कि आप गिन ही नहीं सकते हैं। अगर देखा जाए तो जिला स्तर के जो कार्यकर्ता थे वो तक वहां पे लगा दिए गए थे। तो वो जो ममता बनर्जी ने एंड टाइम पे पहले चरण के बाद अपना दांव चला कि बाहरी वाला, तो आम जनता के बीच बाहरी जा रहा था, तो उसके दिमाग में घर कर गया कि यार ये सब तो बाहरी आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र का तो कोई आ नहीं रहा है। तो बाहरी बनाम जो अपना हुआ उसका ममता जी को बड़ा लाभ मिला। और ममता जी जितना भी चुनाव अपना प्रचार कर रही थी वो बिंदुवार कर रही थी। ये नहीं था कि एक ही रैली में सब बातें बोलती जा रही, सबके लिए बोलती जा रही। अगर उन्होंने अमित शाह को निशाने पे लिया तो फिर अमित शाह को उन्हीं शब्दों में बात की जैसा जनता सुनना चाहती थी। प्रधानमंत्री के बयानों के अगर जवाब दिया तो उसी तरह से जवाब दिया जैसा जनता सुनना चाह रही थी। इसको ये भी कह सकते हैं कि जो उनकी पूरे चुनाव की रणनीति संभाले थे प्रशांत किशोर जी जिस तरह से ममता जी को बता रहे थे वो उसी तरह से बयान दे रही थी। और प्रशांत किशोर चूंकि 2014 में भाजपा के कैंपेनर थे, उन्होंने भाजपा को पूरा चुनाव लड़ाया था, तो वो काफ़ी हद तक तो ये जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलके, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलके क्या रणनीति बना सकते हैं। तो उस रणनीति की काट वो पहले ही से ढूंढ लेते थे। जैसे अगर सभा हुई और चैनलों में चलनी शुरू हुई तो बीच में कहीं कोई ऐसा चीज ममता बनर्जी को दे देते थे कि ममता जी ने जैसे ही उसको बोलना शुरू किया तो वो भी टीवी पे बराबर आने लगी। उसका लाभ ये मिला कि उनकी काट जब बराबर होने लगी तो बहुत कुछ जो आज ममता जी का वहाँ पे ये स्थिति है कि 208 तक पहुँच रही हैं, जो भाजपा कह रही थी कि 200 के पार, वो तो 100 के नीचे हैं। उसको भी प्रशांत किशोर जी की रणनीति का हिस्सा माना जाए। वो शुरू कह रहे थे 100 के नीचे भाजपा रहेगी। तो आज जो ममता जी की स्थिति है उसमें काफ़ी कुछ प्रशांत किशोर जी की चुनावी रणनीति का है, जो भाजपा की रणनीति को देखते हुए अपनी रणनीति बनाते रहे और ममता जी को उस पर अमल कराते रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपने एक वर्ड बहुत अच्छा कहा, बाहरी। तो क्या ये जो वहाँ पर चला कि ममता के साथ महिलाएं जुड़ी, ममता के साथ में मुस्लिम्स जुड़े और ममता के साथ में मिडिल बंगाली जुड़ा। मिडिल बंगाली का मतलब जो स्थानीय बंगाली था, जिसका वही जन्म हुआ, वही सब कुछ रहा, जो अपने अस्तित्व की बात करता है, वो जुड़ा। और इन सब ने जुड़ करके एक बार ममता को फिर आगे बढ़ा दिया। इसी बीच जो है खबर आ रही है कि रुझानों में 200 का आंकड़ा, डबल सेंचुरी जो है टीएमसी ने प्राप्त कर ली है, बहुत मजबूत स्थिति में है। और जो बीजेपी है तो बीजेपी 80 के पास में है। तो 80 के मतलब 80 और 208 एक बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि जब हम बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय से बात करते हैं, तो कहते धैर्य रखो, अभी देखना रिजल्ट पलट देंगे। कितना पलट देवोगे, कितना बदलाव आएगा, ये तो आपको भी अब समझना चाहिए। लेकिन अभी वो इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। हो सकता है आंतरिक रूप से स्वीकार कर चुके हों, लेकिन बहुत बड़ा। और जो बात जो कह रही थी ममता कि हम 200 के पार, तो वास्तव में 200 के पार रुझान में तो आई गई है। हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, लेकिन माना यही जाएगा कि ममता ने जो 200 की बात कही थी उसे पूरा करके दिखाया। हाँ, तो सरज जी, मैं इस पर आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या हो रहा है। देखिए, जो वहाँ का बंगाल का चुनाव था जी, वो जो हमने बताया अभी बाहरी वाला जी, अब हम लोग कानपुर मुख्यालय में बैठे हैं जी, तो आप आकलन करिए, आपको भी जानकारी होगी। जो लोग यहाँ सभासद का चुनाव नहीं जीत पाए उनको बंगाल का प्रभारी बना के भेजा जा रहा था।
कि आप वहां जाके अपने वोट एक और करिए। किया जाकर जो अपने एक वार्ड को नहीं जीत सकते हैं, आपने, हम बताने का मतलब ये है कि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन जो बंगाल का मूल है, बंगालियों से अपने अंदाज में बात करना, उनका कल्चर एकदम अलग होता है और वो बहुत जुझारू होते हैं। बंगाली जितना भी होता है वो बहुत जुनूनी होता है, वो जिस चीज में लगता है फिर बहुत तेजी से लग जाता है। आप उसको कितना मोल्ड करेंगे? कहने को आज भाजपा कह सकती है कि हम 3 से 100 के आसपास पहुंच रहे हैं, लेकिन आप जितनी तैयारी की थी उसके हिसाब से तो आप फिर भी नहीं पहुंचे ना। ठीक बात। एक बात बहुत अभी तो खबर आ रही है प्रोफेसर जी, मैं आपको रोकूंगा, कि नंदीग्राम जहां पर 3 चरणों तक ममता बनर्जी पीछे चल रही थी, 8000 से अधिक वोटों से पीछे चल रही थी, अभी सूचना मिली है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी आगे हो गई हैं और 8000 का जो आंकड़ा था, बीजेपी के नेता कह रहे थे 31000 से हारेंगी और लोग कह रहे थे अरे रुको धैर्य रखो, अभी ममता बनर्जी का जो है सेगमेंट, उनका क्षेत्र खुलने दो। क्या कहेंगे जो अब रिजल्ट में ममता बनर्जी आगे आ गई? देखिए, नंदीग्राम की जो सीट है जी, वो दोनों दलों के लिए नाक की सीट थी जी, और ममता बनर्जी के लिए इसलिए भी थी कि भाजपा के ये जो, जब से शुभेंदु अधिकारी जी भाजपा में आए हैं उसके पहले तक शुभेंदु अधिकारी बंगाल में नंबर 2 की पोजीशन पे थे। मतलब ममता बनर्जी के बाद अगर कोई था तो शुभेंदु अधिकारी थे, और ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को इतनी छूट दे रखी थी कि वो कुछ भी फैसले ले लेते थे, ममता जी उसको सहज स्वीकार कर लेती थी। और नंदीग्राम की सीट उनकी परंपरागत सीट है, उससे शुभेंदु अधिकारी का परिवार ही, चाहे वो जिला पंचायत का रहा हो चाहे विधायक का रहा हो, उसी का प्रभाव पड़ता था केवल, और कोई दूसरा वहां जा भी नहीं पाता था। ये जाता था तो अपने बुरी तरह पराजित होकर आता था। इस चुनाव में जब शुभेंदु अधिकारी भाजपा में गए तो ये भी एक राजनीति का ही हिस्सा थे, चूंकि वो पूरे प्रदेश में नंबर 2 के नेता थे टीएमसी के, इसलिए ममता जी ने अपना चुनाव फंसा करके, हम अगर शुभेंदु अधिकारी के घर में जहां उनकी परंपरागत सीट है, उनके पिताजी रहे हैं, उनके भाई रहे हैं, वो रहे हैं, वो एक रणनीति का हिस्सा थी। और रणनीति हमें लगता कि अब सही साबित हो रही है कि शुभेंदु अधिकारी को पूरे प्रदेश से रोक के एक जगह पे केंद्र कर दिया। बिल्कुल, अगर शुभेंदु अधिकारी पूरे प्रदेश में घूम रहे होते तो शायद परिणाम ममता जी कुछ और होते। बिल्कुल, उसका कारण ये था कि वो जो हम बाहरी और भीतरी वाली बात कर रहे हैं, फिर शुभेंदु अधिकारी सब जगह बताते कि नहीं हम वो चेहरे हो जाते भाजपा के। लेकिन प्रशांत किशोर की कुशल रणनीति और ममता बनर्जी का ये करना कि ठीक है हम एक ही सीट से लड़ेंगे, कोई ये भी ना कह पाए कि हम हारने के डर से कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उसने एक ही सीट चुनी उन्होंने, और वो भी शुभेंदु अधिकारी वाली सीट चुनी। तो शुभेंदु अधिकारी एक जगह केंद्रित होकर रह गए। अब अगर वहां से कुछ भी परिणाम आता है, चाहे ममता जी के पक्ष में आए चाहे विरोध में आए, लेकिन पूरे प्रदेश में जो उसका असर दिखना चाहिए वो ममता बनर्जी के पक्ष में हो गया। और जैसा हमारे लोग बताते हैं जो बंगाल की राजनीति से जुड़े रहे, या भाजपा के ही लोग जो वहाँ से चुनाव बंगाल से करके आए हैं, उनका ये मानना है कि लड़ाई बहुत कांटे की होगी। ये जो भाजपा भ्रम पाले थी कि शुभेंदु अधिकारी लंबे अंतर से जीतेंगे, वो बहुत कांटे की होगी। इसका परिणाम तो अंतिम चरण के बाद ही सामने आएगा। अभी ममता, पहले शुभेंदु अधिकारी आगे थे, अब ममता जी आगे हैं, और अब लगता है कुछ बढ़ना चाहिए। लेकिन अब गढ़ है शुभेंदु अधिकारी का, इतने सालों से वहां पे काम कर रहे हैं, उसका असर तो अंतिम परिणाम पे आएगा। लेकिन ममता जी अपनी रणनीति में पूरी तरह सफल रही। अगर वो शुभेंदु अधिकारी को एक सीट पे ना बांधती तो ये ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए बहुत नुकसान, इसमें दो राय नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए सरेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, अगर बंगाल को एक किनारे करके हम और 4 राज्यों की बात करें, पुडुचेरी की, तमिलनाडु की, असम की, केरल की, तो वहाँ पर केरल में बीजेपी है ही नहीं, असम में थोड़ा बहुत बड़ी थी, अभी इस समय खैर स्थिति फिर उन्होंने मजबूत कर ली।
तमिलनाडु में है नहीं, वहाँ एडीएमके और जो है डीएमके इस बार वहाँ पर तेजी के साथ आई। केरल में उन्होंने जो है मेट्रो मैन को भी लाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और शायद एक ही सीट 2 सीट उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी कुल मिला के। लेकिन अगर यूं देखा जाए तो बीजेपी का दक्षिण भारत में कोई वो भी नहीं था, लेकिन प्रयास कर रहे थे, सफलता। लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति बन रही है, कांग्रेस को आप किस रूप में देख रहे हैं? अब कांग्रेस के जो हाई कमान है वो जब तक जमीन स्तर पे लड़ना नहीं शुरू करेगा तब तक कोई चीज सुधरती दिख नहीं रही है। केरल में अगर कांग्रेस है 45 या अपने गठबंधन के साथ जो उनके साथ जिनके साथ लड़ते हैं जी जी, तो वो उस दल की महत्वपूर्ण माने और ये माने कि राहुल गांधी वहाँ के सांसद हैं। उसके बाद भी अगर आप सीट नहीं बना पा रहे हैं, सीट मतलब आधे का अंतर दोनों में है रुझानों में, हाँ बिल्कुल, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत सोचने की बात है। कांग्रेस को मुद्दे भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन जो रणनीतिकार जैसे प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार ममता बनर्जी को मिले, अगर अभी भी चाटुकारों से कांग्रेस ने पीछा न छुड़ाया बिल्कुल, तो आने वाला समय जो अभी लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस एक पार्टी है, वो भी कहीं गड़बड़ ना हो जाए। जैसे इस समय जो चल रहा है, आप अगर लड़ना चाहते हैं तो सीधे कर देते कि जहां जहां ऑक्सीजन की समस्या आ रही है कांग्रेस का जूझे, जो सरकारी अस्पताल नहीं भर्ती कर रहा है कांग्रेस कार्यकर्ता वहां जाके धरने पे बैठ जाए, पिकेटिंग करे, वहीं पे जाके धरने पे बैठ जाए और वहीं से ट्वीट करें कि अगर जब सरकार ये कह रही है कि नर्सिंग होम भर्ती करेगा तो मरीज क्यों नहीं भर्ती किया जा रहा है। बिल्कुल, ये केवल बातों में थोड़ा, लेकिन वो करना पड़ेगा। वो कांग्रेस के अंदर कुछ सोचने की क्षमता अभी नहीं है, वो केवल अपने पे केंद्रित है कि हमारा जो हाई कमान है वो जो कह दे वो सही। जमीनी स्तर पे जैसे ममता बनर्जी ने काम किया, वैसे जमीनी स्तर पे कांग्रेसियों को जूझना पड़ेगा, तभी कांग्रेस कहीं आएगी। नहीं, असम में जो स्थिति है वो आपके सामने है, केरल में जो है वो भी गठबंधन के साथ, लेकिन वो स्थिति अच्छी नहीं है। अब देखिए क्या होता है, अब कांग्रेस हाईकमान इसको कितना सोचती, कितना आगे जाती है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति कोई अच्छी नहीं मानी क्या जाएगी। आपको लगता है कि इन चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर कांग्रेस में असंतोष उभरेगा और असंतुष्टों को एक मौका मिलेगा कि वो सीधे राहुल गांधी पर हमलावर हो? अभी तक तो ये है कि असंतुष्ट जैसे शुरू से हैं, इस चुनाव के बाद भी होगा, क्योंकि कलकत्ता केवल कांग्रेस ही वहां पे थी। ममता बनर्जी टूटने के बाद टीएमसी हुई, लेकिन कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि कलकत्ता जहाँ पे उसकी सरकार रही, मतलब जहाँ वो सबसे प्रमुख है, प्रणब मुखर्जी, बड़े बड़े नेता रहे, वहाँ पे 2 सीट पे रुकना पड़े कांग्रेस को, ये कांग्रेस के लिए सोचने की बात है। अभी तो कांग्रेस के सामने एक बड़ा संकट ये आने जा रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किया कि बंगाल हो गया, अब दिल्ली, उन्होंने बंगाल में चुनाव के दौरान ही ये प्रचारित करना शुरू कर दिया गया था कि बंगाल तो हम जीत गए, अब दिल्ली की तैयारी है, 2024 में हम दिल्ली में देखेंगे। अब ममता बनर्जी हो गई हैं। दूसरे, इसको भी आप मान के चलिए कि आगे जो कांग्रेस के सामने चुनौती आने वाली है कि अब लालू प्रसाद जैसे मुखर वक्ता भी बाहर आ गए हैं, जो अभी तक नहीं बोल पा रहे थे। और वाक पटुता में अगर भाजपा के नेता कुछ अपने को लिखते हैं तो लालू प्रसाद यादव की भी वाक पटुता किसी से छुपी नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब ये जो गठबंधन बनेगा वो कांग्रेस पे दबाव होगा कि कहीं वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का जो तमगा लिए घूम रहे हैं कि दिल्ली केंद्र की सरकार, केंद्र के लिए केवल कांग्रेस ही भाजपा का विकल्प है, कहीं ये समस्या ना उत्पन्न हो जाए और क्या उनको बड़े इन नेताओं के आगे कांग्रेस के नेताओं को पिछलग्गू बन के चलना पड़े। और ये भी हो सकता है कि जो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला बीजेपी से, अब उनकी भी कद काठी एकदम बढ़ जाएगी। अभी तक तो ये हो रहा था कि शरद पवार को यूपीए के जो गठबंधन है उसका अध्यक्ष बना दिया जाए, सोनिया जी हट जाएं। अब क्या ममता बनर्जी नए रूप में आएंगी और उनकी ओर लोगों की निगाहें होंगी? निश्चित तौर पे होंगी, क्योंकि पूरा चुनाव ममता बनर्जी ने अकेले दम पे लड़ा है और अकेले अंदाज में लड़ा है।
वो बात दूसरी है कि जब राष्ट्रीय स्तर की बात आएगी तो बंगाल में जीतने का जो एक और कारण जिसको कहा जाए कि वहाँ की स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा, आप जब सीधे संवाद में बात करिए हाँ तो लोग अपनी तो भाषा वो अपना मान लेते हैं। ममता बनर्जी के साथ अभी ये नहीं है, शरद पवार के साथ तो ये को हिंदी भाषी क्षेत्र में भी वैसे ही वक्ता हैं जैसे मराठी में है। बिल्कुल। लेकिन बंगाल ममता बनर्जी के साथ ये नहीं है। ये जरूर है कि उनको सफल रणनीतिकार माना जाएगा कि उन्होंने सबसे अकेले लड़ा, अकेले, हाँ सबसे बड़ी बात है अकेले, कि कोई दूसरा नहीं था ना। मतलब आप दूसरे दलों को हटा दीजिए, पार्टी में भी कोई दूसरा नहीं था। पार्टी में एक जो दूसरे नंबर के शुभेंदु अधिकारी थे उनको भाजपा ने अपने साथ कर लिया था, मिथुन चक्रवर्ती को अपने साथ लगाया था, सब कुछ किया। लेकिन वो जो अकेले ममता बनर्जी लड़ी हैं, इसकी जो इसका असर पड़ेगा वो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अच्छा पड़ेगा और ममता बनर्जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में एकदम से उभर के आएंगे जो तीसरे मोर्चे को एकजुट करेंगी। अच्छा, दूसरा एक इसकी भी गलत प्रतिक्रिया हो गई कि बीजेपी के पास बंगाल में नेता नहीं थे और उन्होंने जिस तरीके से टीएमसी के लोगों को प्रफुल्ल को तोड़ा, फिर उसके बाद दूसरे नेताओं को तोड़ा, शुभेंद्र को तोड़ा और खूब लंबे लंबे, और उनको जाकर के टिकट भी दे दिया। अब ममता जी ने तो ये कहा हम तो इनको निकाल ही रहे थे, चले गए उधर जाकर के। तो ये जो रणनीति अपनाई, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इनके पास आदमी ही नहीं थे 294 सीटों पर लड़ाने के लिए, तो ये जो इन्होंने खींचतान की उसका भी असर पड़ा। देखिए असल तो वहाँ बहुत चीज़ों को पड़ा। हाँ, एक तो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, जो भी हो, इन लोगों ने जिस तरह से ममता बनर्जी को ये माना कि एक हाशिए पे खड़ा करना शुरू किया, और ममता बनर्जी अपने अंदाज में, उन्होंने अपने रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया। वो अगर कांग्रेस में रह के मुखर वक्ता थी और सही बात के लिए अड़ जाती थी, वो अंदाज उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी दिखाया। इनके साथ समस्या ये थी कि ये अपनी अपनी बात कर रहे थे। जब वो उधर से सवाल आता था कि आपने केंद्र में क्या किया, तो कोई जवाब देने वाला नहीं था, केवल अपनी बात कह रहे थे और वो तर्कों के साथ सारी चीजें ममता बनर्जी रख रही थी। तो ममता बनर्जी की सफलता यही रही कि इन जो भाजपा का था वो मान लिया कि हमने शुभेंद्र अधिकारी को ले लिया तो बंगाल जीत लिया फिर, लेकिन वो केवल एक ही दो सभाओं में रहा, उसके बाद हर सभा में शुभेंद्र अधिकारी को नहीं शामिल किया गया। तो वहां का जो लोकल आदमी था वो देख रहा था कि आज शुभेंद्र अधिकारी नंबर 2 की पोजीशन में थे और आज यहाँ पे आने के बाद मंच पे उनको झुक के आशीर्वाद लेना पड़ रहा है। तो जो अंदर से टीस होती है एक बिरादरी की, वो टीस भी भाजपा के लिए नुकसानदायक हुई। अच्छा, एक बात और हमको समझ में आई, जरा आप जरा ये और जानना चाहते हैं कि राजनीति में जैसे कि एक मुफ्तखोरी शुरू हो गई। अब मुफ्तखोरी का जवाब बंगाल ने दिया। बीजेपी के कह रही थी बस मतगणना पूरी हुई, जीत हम गए, और 6-6 हज़ार रुपये सारे खाते में चले गए। वो 6-6 हज़ार रुपये लोग कह रहे थे कि भाई इसलिए ममता हार जाएंगी कि सबके मन में कि अब 6 हज़ार रुपये नहीं मिल रहे, लेकिन इसका भी जवाब बंगाल की जनता ने दे दिया। देखिए अब इस विषय में क्योंकि किसी के व्यक्तिगत हो जाएगा ये मुफ्तखोरी वाली बात पे, राजनीति मुफ्तखोरी जो ये चुनाव में चुनाव में जो चल रही है, जी जी, जो ये लालच दिए जाते हैं, हाँ, तो उसका लगातार, अगर हम लोग तो यहाँ बैठे हैं दूर दूर से देख रहे हैं, जितना मेरी जानकारी में है कि अगर एक बात आती थी तो जैसे इनका आईटी सेल भाजपा करता है कि आप भाजपा के खिलाफ किसी नेता के खिलाफ एक टिप्पणी डाल के देख लीजिए, बरैया की तरह सब सोशल मीडिया पे आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। वहां भी पीके की टीम ने वैसा ही नेटवर्क बनाया था, अपना आईटी सेल बनाया था। अगर उन्होंने 6,000 देने की बात कही तो तुरंत वो पूरे प्रदेश देश भर के आंकड़े लेके दूसरे दिन वो चलने लगता था व्हाट्सएप पे। दूसरे दिन भी नहीं, मतलब शाम होते होते वो उस तरह लग जाते, देखिए यूपी में ये किया, महाराष्ट्र में ये किया। वो अपने आंकड़े देके वहां ब्रेन वॉश तुरंत कर देते थे कि नहीं ये नहीं, हकीकत ये है, हकीकत ये बात बिल्कुल। तो वो जो आईटी सेल था, इनका आईटी सेल बंगाल में बहुत तेज काम कर रहा था और
सबसे अच्छी बात यह थी कि वो तुरंत जवाब दे रहे थे तुरंत जवाब दे। कि जब तक आदमी कुछ दिमाग से सोचे कि यार भाजपा के आने में ये हो सकता है, तब तक उसका वो जवाब दे देते। देखिए यूपी में ये हुआ, एमपी में ये हुआ, राजस्थान में ये हुआ, महाराष्ट्र में ये हुआ, पंजाब में ये हुआ। और एक बड़ा कारण, आप जो 8 चरणों का चुनाव था, जो पहले दिन से चुनाव आयोग पे निशाना लेके ममता बनर्जी चली, उसका भी बहुत बड़ा लाभ मिला। एक कारण उसका ये भी था कि जब कोरोना संक्रमण पीक पे था, तब मायावती जी ने कहा, ममता बनर्जी जी ने की तरफ से बयान आया कि अगले जो 4 चरण हैं, 3 चरण हैं, उनको एक में कर दीजिए। बिल्कुल। और उसमें भी चुनाव आयोग को निशाने पे रख के किया कि अब तो कर लीजिए। और इत्तेफाक ये है कि वो उन्होंने तो एक चरण में नहीं किया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि अगले चरण का चुनाव आते आते अगर 10 की जांच हो रही थी तो उसमें 5 संक्रमित निकल रहे थे। तो लोगों के मन में चला गया कि चुनाव आयोग भाजपा का पक्ष ले रहा है, इसीलिए वो चुनाव एक चरण में नहीं करा रहा है। और भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत के चलते पश्चिम बंगाल में एकदम से कोरोना बढ़ा। ये मैसेज गया। आप जब परिणाम अभी आएंगे तो देखेंगे कि हो सकता है कि जो आखिरी 3 चरण का चुनाव हुआ, ये तो स्वीकार कर लिया, उसमें जो करीब 120 सीटों का चुनाव हुआ, 100-120 का, उसमें 70 के आसपास ममता टीएमसी को मिला। नहीं तो वो कह रहे, कैलाश वर्गीय ने आज कह दिया, कहा कि जो आखिरी के जो चरण में चुनाव हुआ उसमें हमारा वोटर नहीं निकला कोरोना के कारण। हमारा जो अपार्टमेंट में रहने वाला वोटर, शहर का वोटर नहीं निकला, उससे हमको 5-7% जो है नुकसान हो गया भाई। लेकिन अब वो उनका तर्क देना अपना सही है, लेकिन सही बात ये है कि जो ममता बनर्जी ने कहा कि इन तीनों को एक में करा लीजिए ताकि बंगाल को कोरोना से बचाया जा सके, लेकिन आप नहीं माने। आपने कहा नहीं, वो 8 चरण में ही होंगे। और पहले से ये मैसेज जा चुका था कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी का पक्ष ले रहा है, जैसे उन्होंने कहा पब्लिक नाराज हो। उसमें क्या उन्होंने कहा, अर्धसैनिक बल लगेगा, लग गया। उन्होंने कहा 8 चरणों में चुनाव होगा, जो इन लोगों ने कहा वही चुनाव आयोग ने किया। तो इसके कारण जब कोरोना एकदम से बढ़ा तो पब्लिक को ये लगा कि ये लोग मिल के इनके लिए सत्ता पाना पहले है, लोगों की जान बचाना बाद में। चलिए चलते चलते आपसे एक और ले लें। हालांकि यूपी पंचायत के चुनाव के नतीजे भी नहीं आए हैं, बहुत नगण्य हैं। कुल मिलाकर के मतगणना तो हो रही है, लेकिन जो मतदान हुआ, जिस तरीके की चर्चाएं हुई, क्या आप कहेंगे यूपी पंचायत चुनाव बारे में? देखिए, यूपी पंचायत चुनाव में भी इस बार चूंकि भाजपा सीधे चुनाव मैदान में थी, अभी तक भाजपा पंचायतों के चुनाव में सीधे मैदान में नहीं गई है। सभासदों का, नगर प्रमुख का चुनाव महानगरों में तो लड़ती थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार आई है। अब चूंकि बैलेट पे चुनाव हो रहे हैं तो मतगणना में समय लगेगा, लेकिन ये चुनाव भी दिखाएंगे कि लोग कितने बिल्कुल नाराज हैं या खुश हैं। ये अब शाम तक जब परिणाम आने शुरू होंगे तब पता लगेगा। अभी तो यहाँ पे यूपी में तो लग रहा है कि सपा और भाजपा में ही आमने सामने होंगे, क्योंकि सपा का बीजेपी भी मानती है कि मुख्य विपक्षी रूप में सपा ही है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद सरस जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया और आपने जाना कि बंगाल और जो ये उनके साथ में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ये निश्चित रूप से एक नया नैरेटिव प्रस्तुत करेंगे देश में। और यूपी पंचायत के चुनाव भी एक नया संदेश लेकर के आ रहे हैं। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल